नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बीजेपी अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना चाह रही है, लेकिन इस चक्कर में वो जो फैसले ले रही है उनसे विवाद खड़े हो रहे हैं। जैसे अब नरेंद्र मोदी सरकार ने फैसला लिया है कि आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजा जाएगा, लेकिन इसमें भी जिस तरह सांसदों का चयन हुआ है और खासकर कांग्रेस की तरफ से सुझाए गए नामों की अनदेखी करके शशि थरूर को सरकार ने चुना, उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी शशि थरूर को आगे करके कांग्रेस में फूट डलवाना चाहती है, क्योंकि ये वही मोदी हैं जिन्होंने शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी निचली किस्म की बयानबाजी की थी, आपको याद होगा। अब उन्हीं शशि थरूर पर मोदी मेहरबान क्यों हो रहे हैं, यह सोचने वाली बात है। लोग तो यह कह रहे हैं कि शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं। क्या ऐसा है? और ऐसा अगर है तो फिर कांग्रेस पार्टी क्या सोच रही है? खैर, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनने के साथ ही विवाद खड़ा हो गया है। आगे इसका हश्र क्या होगा यह देखना होगा, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है कि क्या यह प्रतिनिधिमंडल विदेशों में सवालों के जवाब देने में समर्थ होगा, क्योंकि अभी तो सरकार से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके ही जवाब नहीं मिलते। जिसकी जो मर्जी आ रही है वैसा बयान दिया जा रहा है। अभी एस जयशंकर के एक बयान पर सवाल खड़े हो गए हैं। एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, सेना पर नहीं। सेना के पास अलग रहने का ऑप्शन था, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी अच्छी सलाह नहीं मानी। आइए जरा सुन लेते हैं। सबसे पहले एस जयशंकर अंग्रेजी में बोल रहे हैं कुछ मीडिया को दिए गए अपने बयान में, और साफ साफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन आपके मिलिट्री जो स्टेशंस हैं वहां पे हम एयर बेसिस पे हम नहीं करेंगे, मिलिट्री बेस पे नहीं करेंगे। हम करेंगे, जो हमारा ऑपरेशन होगा वो आतंकी ठिकानों पे होगा। लेकिन सवाल यहां बहुत सारे खड़े होते हैं। राहुल गांधी ने भी सवाल पूछा है, लेकिन पहले सुनिए उन्हीं की जुबानी एस जयशंकर विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। Talking about the ceasefire aspect as well, if you want to ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position that because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो सुन रहे थे यहां पे आप साफ साफ एस जयशंकर विदेश मंत्री जो अपनी बात रख रहे थे, और क्या कुछ हुआ ये पूरा का पूरा जो लेखा जोखा है वो बता रहे हैं मीडिया के सामने। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कह रहे हैं कि हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। अब इसी पर सवाल पूछा है राहुल गांधी ने ट्वीट करके। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है आइए जरा आपको बता देता हूं। और राहुल गांधी का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी उसमें हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने, हिंदी में आपको बताता हूं कि उन्होंने कहा है कि स्ट्राइक के पहले पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था। विदेश मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल रहे हैं। इस बात को किसने अधिकृत किया और हमारे कितने लड़ाकू विमान इस कारण नष्ट हुए। यहां देखिए लिख रहे हैं इंग्लिश में, इन्फॉर्मिंग पाकिस्तान एट द स्टार्ट ऑफ आवर अटैक वाज अ क्राइम। EAM has publicly admitted that government of India यानी GOI did it. Who authorized it?
पहला सवाल। दूसरा, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट डिड आवर एयरफोर्स लूज एज अ रिजल्ट? ये साफ साफ कि कितने हमारे लड़ाकू विमान इसके कारण नष्ट हुए हैं, ये आप बताइए। और किसने आपको अधिकृत किया, ऑथराइज किया? ये दो सवाल यहां पूछ रहे हैं राहुल गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब बीजेपी के लोग फिर से राहुल गांधी पर आरोप लगाएंगे कि वो लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की बात पूछकर सेना का हौसला तोड़ रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो वाजिब है कि जब पाकिस्तान को पहले से बता दिया गया था कि स्ट्राइक होने वाली है, तो उसने न केवल आतंकियों को उनके अड्डों से हटाया होगा, बल्कि पलटवार की तैयारी भी कर ली होगी। यह एक तरह से सेना को जोखिम में डालने वाली बात थी, जिसे एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, ने खुद स्वीकार कर लिया है। वे भले पाकिस्तान पर आरोप लगाएं कि उसने अच्छी सलाह नहीं मानी, लेकिन क्या एस जयशंकर ये नहीं जानते हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त देश नहीं है जो सलाह सुनेगा, वो हमारा दुश्मन देश है। ऐसा अगर रहता कि दोस्त देश रहता, तो भला वहां के पाले हुए आतंकी हमारे नागरिकों को क्यों मारते, क्यों पहलगाम की घटना घटती? खैर, राहुल गांधी के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है। आइए जरा संजय सिंह को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। इस वक्त जो खबर आई है उससे पूरा देश हैरान है, स्तब्ध है, और पूरा देश परेशान है कि ये तो भारत माता के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने, ये तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी किया है मोदी सरकार ने। ये क्या कह रहे हैं? Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. मतलब आप आतंकवादी देश पाकिस्तान को सूचना दे रहे हैं। आपने अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी कि हम आतंकवादी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं। ये तो देश के साथ गद्दारी है, ये भारतीय सेना के साथ गद्दारी है, ये भारत माता के साथ गद्दारी है। मोदी सरकार को आके सामने इसका जवाब देना चाहिए। ये कोई सामान्य मामला नहीं है। आपने इतने बड़े ऑपरेशन की सूचना उस आतंकवादी देश को दे दी जो आतंकवादियों का संरक्षक है, जो आतंकवादियों का पनाहगाह है, जिसके सेना के अफसर आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होते हैं। तो आपने उनको पहले ही सावधान कर दिया। ये तो बहुत ही गंभीर बात है, और मुझे लगता है कि इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सामने आके जवाब देना चाहिए। ये देश के साथ गद्दारी है, भारतीय सेना के साथ गद्दारी है। डेलीगेशन का किस तरह से? डेलीगेशन पे अभी जब आगे कोई बातचीत होगी तो उसके बारे में हम अपना पक्ष रखेंगे। और जो कहा जा रहा है कि अलग अलग देशों में जा करके देशों को जो है बताना होगा, साथ लाना होगा, क्योंकि कई देश जो है भारत के विरोध में आते नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, हम देश के हित में हर कर्तव्य में, हर काम में भारतीय सेना के साथ और देश के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कोई सरकार के लोग देश के साथ गद्दारी करेंगे, सेना के साथ गद्दारी करेंगे, तो उसकी सूचना जनता तक पहुंचाना, लोगों तक बताना, ये भी विपक्ष की जिम्मेदारी है। तो अभी तो इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहिए। जो ट्रंप कह रहा है उसमें क्या सच्चाई है, और जो आपके खुद के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, इसमें क्या सच्चाई है? शुक्रिया। तो साफ साफ आप सुन रहे थे, यहां बहुत वाजिब सवाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, राज्यसभा में सांसद भी हैं, लेकिन बीजेपी के नेता खुद ही विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके साथ बीजेपी की कोशिश विपक्ष को तोड़ने की भी है, और फिलहाल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बीजेपी शशि थरूर को कमजोर कड़ी की तरह देख रही है, इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि शशि थरूर के कई बयान कांग्रेस को असहज कर चुके हैं। थरूर खड़गे जी के खिलाफ अध्यक्ष पद के लिए भी खड़े थे। आप याद कीजिए, जब अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था तो शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ खड़े हो गए थे, इसीलिए वो उन्हें अपने पाले में करने में बीजेपी लगी हुई है उनको। इसीलिए सरकार ने प्रतिनिधिमंडल के लिए अपनी तरफ से उनका नाम तय किया, जबकि कांग्रेस से जब नाम मांगे गए थे तो कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार का नाम कांग्रेस ने आगे किया था अपनी तरफ से
रिकमेंड किया था। और अब बीजेपी इस पर भी सवाल उठा रही है कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया। अमित मालवीय ने लिखा है ट्विटर पे कि शशि थरूर की वाकपटुता संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी के रूप में उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति के मामलों पर उनकी गहरी अंतर्दृष्टि को कोई नकार नहीं सकता। यहां साफ साफ उनके लिए, शशि थरूर के लिए उनकी वाहवाही करते हुए नजर आ रहे हैं अमित मालवीय, और कह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी और खास तौर पर राहुल गांधी ने उन्हें विदेश भेजे जाने वाले बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया ताकि वे प्रमुख मुद्दों पर भारत की स्थिति स्पष्ट कर सकें। मालवीय ने सवाल उठाया है कि क्या ये असुरक्षा है, ईर्ष्या है, या फिर हाईकमान से बेहतर प्रदर्शन करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति असहिष्णुता है। ये लिख रहे हैं अमित मालवीय। जिसका घर शीशे का हो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, कहते हैं ना। अमित मालवीय साहब से जब सवाल पूछे जाएंगे तो इनसे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन अमित मालवीय अभी सवाल पूछ रहे हैं, शशि थरूर का नाम आगे करके बीजेपी सवाल पूछ रही है कांग्रेस पार्टी से। यही तो है, क्या करें। इस तरह का बयान बता रहा है दोस्तों कि शशि थरूर की आड़ में बीजेपी कांग्रेस को कमजोर करना चाहती है और उसके फैसलों में दखल अंदाजी भी। शशि थरूर की योग्यता क्या है और क्या नहीं है, यह अलग मुद्दा है, लेकिन असल बात यही है कि कांग्रेस ने जो नाम दिए उन्हें बीजेपी ने शामिल क्यों नहीं किया। क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के बहाने भी बीजेपी अपनी ही सियासी रोटियां सेक रही है? ये तमाम सवाल, और लेकिन इन सारे सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल जो एस जयशंकर का जो बयान है वो है, और जिस पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है, क्या कारण था कि ये बातें बताई गई, ये बता दिया गया पहले पाकिस्तान को कि हम आपके यहां आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। क्या हमारे सैनिकों की जान जोखिम में डाली गई? ये बड़ा सवाल ये भी है। आइए इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां आज इस चर्चा में ये जानना कि आखिर देश की सुरक्षा जो है क्या वो खतरे में थी। सुरक्षा को खतरे में डालकर, जवानों को खतरे में डालकर, क्योंकि अगर विदेश मंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो एक तरफ विदेश मंत्री की बातें, दूसरी तरफ आप देख लीजिए लगातार बीजेपी के दूसरे नेता जो देश के सेना के ऊपर ही उंगली उठा रहे हैं। कल एक नेता ने कह दिया, उप मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने साफ साफ कह दिया कि नतमस्तक है सेना हमारे नरेंद्र मोदी के सामने। इस बीच हमारे साथ देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़ गए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रशांत टंडन जी, शकील अख्तर जी और प्रोफेसर रविकांत जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास आना चाहता हूं। कैसे देखा जाए इस जयशंकर के बयान को, कैसे देखा जाए बीजेपी के दूसरे नेताओं के बयान को जो लगातार सेना के मनोबल को डाउन कर रहे हैं? और एस जयशंकर का बयान भी लगभग उसी दिशा में जाते हुए दिखाई दे रहा है जहां आप पहले से बता रहे हैं कि हम आपके ऊपर हमला करेंगे, लेकिन हमला करने वाले की जान भी तो जोखिम में आप डाल रहे हैं। एस जयशंकर का जो पूरा बयान है वो ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति किस दर्जे तक नीचे गिर चुकी है। आप जो करते हैं, उस सेना ने जो किया, उस पराक्रम को, उस शौर्य को पूरे देश ने सराहा, उसको सैल्यूट किया। लेकिन आपकी जो पॉलिसी है, सेना जो कर रही है, उसके पहले आप पाकिस्तान को इत्तला कर देते हैं। ऑब्वियस है कि अब तो यह भी पूछा जाएगा कि साहब कितने आतंकवादी मरे। क्या एस जयशंकर के इत्तला करने के बाद पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को वहां ठिकानों से हटा नहीं लिया होगा? और आपने पूरी सेना जो भी उसमें जिन्होंने ऑपरेशन किया, उनकी जान को आपने जोखिम में डाल दिया। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि मूर्खतापूर्ण कोई विदेश नीति नहीं हो सकती। और अब तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं। सीज फायर को लेकर के तो पहले ही ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि सीज फायर कौन ऐलान करवाता है? साहब ट्रंप करते हैं, मोदी जी खामोश हैं उस दिन से। वो 8 बजे आकर के अपना
लग रहा था जैसे खुद ही गए थे वहां पूरा ऑपरेशन करने के लिए, बता रहे थे लाइव टेलीकास्ट की तरह। लेकिन एस जयशंकर ने तो पूरी पोल पट्टी खोल दी है कि क्या कर रहे थे वो। तो पूरे देश का मान सम्मान और सेना का पूरा आपने वजूद खतरे में डाल करके, और पाकिस्तान जैसे देश के साथ, और अब जो आप करने जा रहे हैं, ये विदेश नीति का जो फेलियर है पिछले 10-11 साल में, कि जब पाकिस्तान को भारतीय सेना सबक सिखा रही थी और आपको सीज फायर का ऐलान करना पड़ा, दूसरे से करवाना पड़ा, शिमला समझौते को पूरे तरीके से आपने ताक पर रख दिया, और उसके बाद अब आप डेलीगेशन लेकर के देश देश जाएंगे। तो मोदी जी पिछले 10-11 साल से जो अरबों रुपए बर्बाद कर चुके हैं, मुझे लगता है कि आधे से ज्यादा क्या 3/4 देशों में वो घूम चुके हैं। तो भ्रमण करने के काहे के लिए जा रहे थे जी। केवल 3 बार ड्रेस बदलना था क्या वहां? केवल वहां क्या जादू की झप्पी देने के लिए गए थे, या भारत का पक्ष रखने के लिए गए थे? और पाकिस्तान कोई आज से नहीं कर रहा कि अभी उसने आतंकवादियों को पनाह देना शुरू किया हो। पिछले 3-4 दशक से उसका यह रवैया है। कश्मीर को अशांत किया उसने, और उसके बाद भारत के अंदरूनी जगहों पर भी उसने आतंकवादी हमले करवाए। लेकिन बावजूद इसके, जब से मोदी जी आए हैं, पहले आईएसआई को उन्होंने घुसा लिया भारत में कि आइए आप यहां पे इंस्पेक्शन कीजिए। तो आपके पास कोई समझ ही नहीं है कि कैसे आपको हैंडल करना है। और आज की स्थिति यह है कि जो पाकिस्तान एक दौर में भारत के सामने जिसकी कोई हैसियत नहीं होती थी, एक तो ट्रंप ने बराबर पे आकर के खड़ा कर दिया है भारत और पाकिस्तान, और पाकिस्तान अपने आप को विक्टिम दिखा रहा है। वो ये कह रहा है कि साहब आतंकवाद का शिकार तो हम हैं, और भारतीय सेना ने जो अपना पराक्रम दिखाया, इसको लेकर के भी वो दुनिया को दिखा रहा है। अब आप डेलीगेशन लेकर के देश देश घुमाएंगे कि साहब नहीं अब हम आतंकवाद से पीड़ित हैं। आपने पाकिस्तान को पहले ही क्यों इस तरह से उसको नहीं लोगों के सामने, देशों के सामने रखा? जो कांग्रेस की पॉलिसी हुआ करती थी, अब जो लोग कहते नहीं साहब कांग्रेस जवाब नहीं देती, जवाब देने के लिए टेलीफोन नहीं करती थी वो। मनमोहन सिंह के समय पर भी शायद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि यूपीए सरकार के दौरान भी 3 बार से हुआ था ऑपरेशन पाकिस्तान के उन ठिकानों पर, लेकिन कभी कहकर के नहीं किया गया। और इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विदेश नीति में आपको वैश्विक पटल पर अपना पक्ष भी रखना है। तो आपको एक आक्रमणकारी देश के रूप में नहीं, आपको अपने पक्ष को रखने के लिए और सुरक्षा के लिए आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने का आपको अधिकार है। लेकिन आप जब इस तरह से करेंगे तो आपका पक्ष कमजोर होगा। लेकिन आज की स्थिति है, आप कह करके, और किसके लिए? केवल और केवल भीतरी अंदरूनी राजनीति करने के लिए। नरेंद्र मोदी अच्छा राजनीति कर सकते हैं देश के भीतर, एक बड़ा विभाजन कर सकते हैं, और कैसे कैसे उन्होंने राजनीति की ये तो उनका इतिहास लिखेगा। लेकिन वो देश की अच्छी विदेश नीति स्थापित कर सकते हैं, अब तो इसमें पूरे तरीके से संदेह है। जी। देश का पक्ष दुनिया के पटल पर बेहतर तरीके से रख सकते हैं। अब मुझे लगता है कि बात बहुत क्लियर हो चुकी है। अब आप शशि थरूर के चलेंगे साहब कि शशि थरूर आपका पक्ष रखें? ये विदेश नीति में और भारत का पक्ष रखना है तो आप पक्ष और विपक्ष सारे लोगों से, जो एक्सपर्ट होते हैं, उनसे आप राय ले सकते थे। सर्वदलीय बैठक में आपको पहुंचना नहीं है, क्योंकि आपको अपना हीरोइज्म बरकरार रखना है। मोदी जी को अपना जो नायकत्व है उसको बरकरार रखना है। तो ये जो घटिया स्तर की राजनीति है, मुझे लगता है कि जहां देश की सुरक्षा और देश का सम्मान का मामला आता है, वहां पे इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि जहां आपको पाकिस्तान को सबक सिखाना था, पाकिस्तान को विभाजित करना था, वहां आप जो इंडिया अलायंस है उसको विभाजित करने के उस पर आ गए कि आप कांग्रेस में 1-2 लोगों को तोड़ेंगे, दूसरे और राजनीतिक दलों में से कुछ लोगों को तोड़ेंगे। तो ये विभाजन आप देश के भीतर भले ही राजनीतिक दलों में करें, लेकिन आप पाकिस्तान के सामने अब ऐसा लगता है कि ट्रंप ने जो आपको कहा वहां आपने घुटने टेक दिए, भारत की सेना और उसके पराक्रम को आपने ताक पर रख दिया, उन सैनिकों की जिंदगी को ताक पर रख दिया। राजू जी बिल्कुल आना चाहता हूं जल्दी से शकील जी आपके पास।
राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे, लेकिन उससे पहले ये आखिर हो क्या गया? शशि थरूर क्या बागी हो गए हैं, या शशि थरूर को ज्यादा प्रेम हो गया है नरेंद्र मोदी से, या नरेंद्र मोदी ज्यादा प्यार करने लगे हैं शशि थरूर को? आखिर हुआ क्या है? और राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है एस जयशंकर से, उसके क्या मायने निकाले जाएं? राजीव जी, अभी आप अमित मालवीय का ट्वीट पढ़वा रहे थे जी। अमित मालवीय और बीजेपी को अगर शशि थरूर में इतनी योग्यताएं दिखती हैं, विदेश नीति के बारे में इतनी समझ दिखती है, तो उन्हें विदेश मंत्री बना दें। जब एस जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, देश की सेना को खतरे में डाल रहे हैं, तो ऐसे में सबसे अच्छा ये है कि शशि थरूर को वहां जाने से पहले शपथ दिला दें। देखिए, शशि थरूर अच्छा सजेशन है, अच्छी सलाह है, अच्छी सलाह है जी। जी, शशि थरूर जो है आज से नहीं, हमेशा से बहुत ओवररेटेड शख्सियत रहे हैं। उनका जो एक काम था, एक विदेश सेवा में थे, वो तो यूएन में थे, यूनाइटेड नेशन में थे। और यूनाइटेड नेशन में आपने देखा होगा कि जब भी भारत का पक्ष आता है, हर अधिकारी जो है बड़ी मजबूती के साथ पक्ष रखता है। और वहां से ये कांग्रेस में आ गए, जीते, और जीतते ही इनको मंत्री बना दिया गया यूपीए के समय में। और यूपीए के समय में जब इनको मंत्री बना दिया गया, तो आपको याद होगा कि उस वक्त इनका हाल ये था कि एक बार केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह ने अपने सारे मंत्रियों को सलाह दी थी, हमेशा देते रहते हैं, हर प्रधानमंत्री देते रहते हैं, कि अपनी यात्रा, अपने सफर जो है वो जनरल क्लास में करिए, जहाज के, बिजनेस क्लास में न जाइए। और इसके बाद शशि थरूर ने कहा कि मैं कैटल क्लास में सफर नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जनता जिस क्लास में बैठती है उसको इन्होंने कैटल क्लास कहा था। कैटल मतलब पशु, जानवर में, जानवरों के बाड़े में, कैटल क्लास अंग्रेजी में कहते हैं जानवरों के बाड़े को। मैं जानवरों के बाड़े में बंद नहीं हो सकता। तो ये शशि थरूर है। और आपको तो मालूम है, हमने कई बार लिखा कि उनकी विश्वसनीयता जो है, उनकी कांग्रेस के प्रति वफादारी है, हमेशा संदिग्ध रही है। आज जयराम रमेश ने डिब्रीफिंग की थी और उसमें उन्होंने कहा ये बात। तो फैसला शशि थरूर को करना था कि उन्हें वहां पे जब कांग्रेस ने उनका नाम नहीं पहुंचाया तो जाना है कि नहीं। लेकिन शशि थरूर तो कह रहे हैं कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं जी। ये शशि थरूर जो है अपनी अति महत्वाकांक्षा को लेके ये सब कर रहे हैं, और आज से नहीं कर रहे। अभी आप ही ने जिक्र किया था कि ये चुनाव लड़े थे मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जी। मल्लिकार्जुन खड़गे आम राय से कांग्रेस के प्रत्याशी थे। चुनाव लड़ने में कोई बुराई नहीं है, लड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह चुनाव की प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे, वो बीजेपी को मदद पहुंचाने वाले थे। सारे चुनाव कैमरे के सामने हुए थे, कोई गड़बड़ नहीं, बहुत ही पारदर्शी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव जीते थे। लेकिन उस पर इन्होंने सवाल उठा के बीजेपी को खुश करने की कोशिश की थी। और ये बीजेपी इन पे आज से सवाल थोड़ी उठा रही है। जब ललित मोदी ने आईपीएल में इनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को लेकर सवाल उठाए थे, ये जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था, उस वक्त ललित मोदी ने $50 करोड़ की बात की थी कि बिना एक पैसा लगाए शशि थरूर और इनकी पत्नी जो है आईपीएल में 25% की हिस्सेदारी ले रहे हैं। वो मोदी जी ने उस टाइम बोला था। तो ये तो शशि थरूर को सोचने की बातें हैं सारी की सारी। लेकिन वो इतना स्मार्ट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, खेलें जी। और बीजेपी जो उनके गुणों का बखान कर रही है, इससे भी ज्यादा करे और उन्हें जो है अपने यहाँ पे कोई मौका दे दे, अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो जयशंकर का वीडियो बाइट है जो उन्होंने सिलेक्टेड कैमरों के सामने दिया था, एजेंसियों के सामने दिया था, कहना ज़्यादा बेहतर होगा, कई बातें एजेंसियों के सामने कही जाती हैं, 15 मई का है, आज से 2 दिन पहले। आज से 2 दिन पहले एस जयशंकर एजेंसियों के सामने बहुत साफ तौर पे बोल रहे हैं कि हमने पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। 2 दिन तक राहुल गांधी कांग्रेस खामोश रही
कि सरकार की तरफ से, एस जयशंकर की तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। तब आज राहुल गांधी ने ट्वीट किया है जो आप बता रहे थे अभी, और राहुल गांधी के सवाल बहुत जायज है। आपको किसने अधिकृत किया? प्रधानमंत्री ने। तो आपको बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने आपसे कहा था कि आप पहले से पाकिस्तान को सूचित कर दीजिए कि हम आपके आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा, क्या नुकसान हुआ है? हम ये नहीं कह रहे कि नुकसान हुआ है, क्या हुआ है? और नुकसान हुआ है तो इसलिए हुआ है कि आप उनको पहले सूचित कर चुके थे। अगर आप पाकिस्तान को सूचित नहीं करते, उनकी वायुसेना तैयार नहीं होती, उनके जो तौर तरीके हैं वो सावधान नहीं होते, तो अगर हमारा नुकसान हुआ है तो वो नहीं होता। सिंपल बात है। एस जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री के तौर पे कितने कामयाब हैं, ये इसी बात से मालूम पड़ रहा है कि अगर ऐसी स्थिति होती तो वो खुद अपने नेतृत्व में अभी तक विदेश दौरे पे जा चुके होते, लेकिन वो खुद नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा है सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल भेज रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो करना जरूरी है। वो भी राहुल गांधी कह रहे हैं, वो भी कांग्रेस कह रही है। वो क्या है कि इससे पहले आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, हम सबको समझाना चाहिए क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात उस मीटिंग में प्रधानमंत्री को आना चाहिए, अध्यक्षता करना चाहिए। नंबर 2 बात जी, एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए, संसद का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए और उसमें सारी बात होना चाहिए। जब यहां से हमारा प्रतिनिधि मंडल तैयार होकर जाएगा तो विदेश में उसका असर पड़ेगा। आप एक बहुत गलत परंपरा स्थापित कर रहे हैं कि आप जिसको चाह रहे हैं, जिस पार्टी से आप नॉमिनेट कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, न कभी हुआ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि जेडीयू में से किसी व्यक्ति को उठा के मंत्री बना दे बिना नीतीश कुमार से पूछे? अगर आपकी सरकार में जेडीयू शामिल है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी शामिल है, या जो भी शामिल है, तो क्या तरीका होता है? हमेशा से यही तरीका है, यही परंपरा है। और सही है कि आप उस पार्टी से कहते हैं कि हमें आप 2 नाम दे दीजिए, 1 नाम दे दीजिए, इतने लोगों को हमें करना है, आप जिस नाम को देंगे उसमें बात कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम कहें कि नीतीश कुमार जी आप हमारे यहाँ आ जाइए और आप विदेश मंत्री बन जाइए, एस जयशंकर फेल हो चुके हैं हमारे, चंद्रबाबू नायडू जी आप आ जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो है शशि थरूर जो है, शशि थरूर से देखिए एक बात हम और स्पष्ट कर दें, कोई कांग्रेस को फर्क पड़ने वाला नहीं है। केरल के अंदर ये बड़े बड़े प्रयोग कर चुके हैं, कांग्रेस के कई नेताओं को वहां तोड़ चुके हैं। ये जी, मेट्रो मैन कहलाने वाले श्रीधरन को विधानसभा का चुनाव लड़वा के हरवा चुके हैं। ये बहुत अच्छा है कि अभी विधानसभा का चुनाव ये लड़ने जाएं जयशंकर, लेकिन उससे पहले ये कांग्रेस से इस्तीफा दे दें और अपनी संसद सदस्यता से जो इन्हें कांग्रेस के बदौलत मिली है उससे इस्तीफा दे दें। बहुत नैतिक बातें कर रहे हैं शकील जी, लेकिन एक सवाल यहाँ हमारे तमाम साथी पूछते रहते हैं कि शशि थरूर पे क्या कांग्रेस कोई कार्रवाई करेगी? शशि थरूर के जो पिछले दिनों बयान आए हैं वो बयान पार्टी लाइन से अलग हैं, इसलिए ये सवाल यहाँ उठता है कि क्या कांग्रेस शशि थरूर पर कोई कार्रवाई आने वाले समय में करेगी? ऐसी कोई सुगबुगाहट है क्या, कुछ खबर है क्या? देखिए, कार्रवाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये मामला तकनीकी मामला है। ये थोड़ा सा दर्शकों को आपने अच्छा सवाल किया, समझना चाहिए। कांग्रेस अगर उन्हें पार्टी से निकाल देती है तो दल बदल कानून के तहत उनकी जो संसद सदस्यता है वो बनी रहेगी, और वो जो है अलग अपनी जगह लेके पार्टी से अलग होके संसद सदस्य जो भी 1 साल भी नहीं हुआ है 4 साल बने रहेंगे। इसलिए कांग्रेस या कोई भी पार्टी ऐसी स्थिति में हमेशा ये चाहती है कि आपको जाना है तो आप अपनी संसद सदस्यता छोड़ के पार्टी से इस्तीफा देके जाइए। वो पार्टी से भी अगर इस्तीफा देते हैं तो भी उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। तो ये एक तकनीकी स्थिति है, इसकी वजह से कांग्रेस जो है इस बारे में कोई कार्रवाई करने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस जो कोई कार्रवाई नहीं कर रही। लेकिन वो स्थितियां निर्मित हो गई हैं कि ये पार्टी में एक कोने में चले जाएंगे, बिल्कुल पार्टी में इनको कोई पूछेगा नहीं। तो ऐसे में इनको अगर आत्मसम्मान की बात करना है, नैतिकता की बात करना है, तो इन्हें खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। इसलिए कांग्रेस इसमें नहीं कर रही है, कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है।
जी। वो एक्शन ले सकती थी 11 महीने पहले कि इनको टिकट नहीं देती, चुनाव नहीं लड़वाती, लेकिन चुनाव लड़वा चुकी है। और एक बात फिर आपको बता दें कि ये जब से चुनाव जीत रहे हैं 2009 से अभी तक ये कांग्रेस ही इनको चुनाव जितवा रही है। इनकी अपनी व्यक्तिगत हैसियत नहीं है कोई भी केरल के अंदर। केरल की राजनीति जो है बिल्कुल अलग है, हम पहले भी कई बार बता चुके हैं। वो पार्टी बेस, कॉर्डर बेस है। वहां पे कोई व्यक्ति की कोई कीमत नहीं है। कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी दम पे केरल के अंदर राजनीति नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मॉडल केरल का, शकील जी, लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये उठता है, जब इनकी कोई हैसियत नहीं है तो फिर मोदी जी और उनकी पार्टी इनको क्यों इतना दाना डाले बैठे हैं ये लोग? मोदी जी तो हर उस शख्स को दाना डाले बैठे हैं जो उन्हें लगता है कि राहुल के खिलाफ है। राहुल के खिलाफ वो किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। मोदी जी को इस वक्त जो है सॉरी, देश की बात करना चाहिए। आपको याद होगा कि वो केरल में जाके कह रहे थे कि मेरे साथ शशि थरूर बैठे हुए हैं तो लोगों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। समस्या किसी व्यक्ति की नहीं है, समस्या उनकी मोदी जी की खुद की है। राहुल जब तक है, देखिए 11 साल में सारे के सारे जितने भी हमारे संवैधानिक इंस्टीट्यूशन थे सब तहस नहस हो गए सॉरी। लेकिन एक विपक्ष जो है, ये भी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, वो डटा रहा। और विपक्ष में भी राहुल गांधी, तो उनकी समस्या ये नेहरू गांधी परिवार और राहुल गांधी है। वो जानते हैं कि अगर आज राहुल गांधी टूट जाएं, राहुल गांधी कांग्रेस से बाहर हो जाएं, कांग्रेस के अंदर वो ऐसी स्थिति बना दे जिसको वो चाहते हैं कि राहुल गांधी अलग थलग पड़ जाएं, जैसे 2019 में राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था, तो मोदी जी के लिए कोई चुनौती देश में नहीं बचेगी जी। अभी जगदीश देवड़ा का आप जिक्र कर रहे थे, इससे ज्यादा खतरनाक बयान कोई देश में हो नहीं सकता। सेना नतमस्तक है, देश नतमस्तक है मोदी जी के चरणों में जी। तो ये सेना का जो एक इंस्टीट्यूशन है उसको भी तोड़ना चाहते हैं। सेना पे हमला क्यों? इसलिए कि सेना का देश के अंदर मान और सम्मान बड़ा था, हमेशा से रहा, लेकिन और बड़ा था कि उसने ऐसे टारगेट फिक्स किए थे, ऐसे हमले किए थे आतंकवादी ठिकानों पे, तो और इज्जत बढ़ी थी। सेना की इज्जत बढ़ रही है, नहीं लग रहा है मोदी जी की तो बढ़ी नहीं रही। सारा खेल मोदी मेकिंग का है, मोदी इमेज मेकिंग का है। इसके अलावा कोई खेल नहीं है। मोदी जी की इमेज को बहुत बड़ा डेंट लगा है पहलगाम के हमले के बाद। उसके बाद किसी से मिलने न जाना, राहुल हर घायल से मिलने गए। इस वजह से मोदी जी की इमेज बिल्डिंग के काम में शशि थरूर इनको सहायक नजर आते हैं, रविशंकर प्रसाद नजर नहीं आते हैं, अपनी पार्टी के दूसरे लोग नजर नहीं आते हैं। अगर ये इतने काबिल हैं तो ये बताइए क्या रविशंकर प्रसाद कम काबिल थे? योग्य आदमी है रविशंकर प्रसाद, हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि योग्य आदमी है वो, क्यों निकाला उसको मंत्रिमंडल से बाहर? शशि थरूर बहुत अच्छे हैं, शशि थरूर को कांग्रेस नहीं पहुंचा रही है। आप अपने योग्य लोगों को आगे लाइए, बहुत बड़ी बात है। अरुण शौरी जी बहुत योग्य थे, यशवंत सिन्हा बहुत योग्य आदमी थे, जसवंत सिंह बहुत योग्य आदमी थे। इन योग्य आदमियों को आपने खत्म कर दिया। आप कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं योग्य आदमी, तो कांग्रेस में योग्य आदमी ढूंढ रहे हैं तो उनसे कहिए कि इस्तीफा दे दे कांग्रेस से और ले लीजिए उनको, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, बिल्कुल ले लीजिए आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा आता हूं आपके पास, हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आऊंगा। प्रशांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, एस जयशंकर ने क्या सेल्फ गोल कर दिया है? सेल्फ गोल तो क्या कहा जाए, लेकिन देश की जनता को राजीव जी ये सोचना है, हम लोकतंत्र हैं और देश की जनता को ये सोचना है कि जब आप विभाजनकारी मुद्दों पर असल मुद्दे छोड़कर भैंस चुरा ले जाएंगे, मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, ऐसे मुद्दों पर प्रभावित होकर सरकार बनाते हैं, तो सरकार कैसी बनती है कि आपके यहाँ आतंकवादी हमला हो गया, 26 लोगों की जानें चली गई, सुरक्षा बल वहां पहुंच नहीं पाए, आतंकवादी मार के निकल गए, आपके पास इंटेलिजेंस नहीं थी। उसके बाद आप देखिए हमले की जानकारी, पाकिस्तान पे हमला कब होगा, कैसा होगा, क्या ठिकाने होंगे, क्या ठिकाने नहीं होंगे, ये जानकारी भारत सरकार के मंत्रियों को भी नहीं होगी। आपको नहीं थी, मुझको नहीं थी जी, लेकिन पाकिस्तान को थी। ये देखिए क्या गजब है कि आपके देश के
चीफ जस्टिस को, देश की संस्थाओं को, नेता प्रतिपक्ष को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जानकारी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को जानकारी थी कि किन टारगेट्स को नहीं लिया जाएगा। तो यही तो कह रहे जयशंकर जी। अब आप देखिए, आप सीज फायर में चले गए, संघर्ष विराम में चले गए, किसी को जानकारी नहीं थी। ट्रंप बता रहा दुनिया को, अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया को बता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने समझौता कराया, और उसने 5:33 पे ट्वीट किया, 5:55 पे विदेश सचिव आए। और आप देखिए, अपने विदेश सचिव को इन्हीं की पार्टी के लोग इसलिए गाली गलौज कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने युद्ध विराम की या संघर्ष विराम की घोषणा की, जो सरकार का फैसला था। कौन लोग थे जो ट्रोल कर रहे थे? बीजेपी के लोग, बीजेपी समर्थक लोग थे। उसकी पूरी जांच होगी तो साफ साफ ऐसे लोग भी निकल आएंगे जिनको शायद जो नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं, या क्या पता मोदी जी भी फॉलो बैक करते हो तमाम लोगों को। ये लोग जो वही गलीज भाषा जिन्होंने जो वहाँ मारे गए उनकी पत्नी तक को ट्रोल किया, हिमांशी नरवाल को, ये वही लोग थे। उसके बाद बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में, इनका मंत्री भारतीय सेनाओं की, संयुक्त सेनाओं की प्रवक्ता को गालियां दे रहा, तुलना आतंकवादियों से कर रहा उनकी। उसके बाद एक उप मुख्यमंत्री भारतीय सेना को नतमस्तक बता रहा। 50 चीजें और गिना सकता हूं आपको। राहुल गांधी ने सवाल उठाया है हवाई जहाजों के गिरने का। दुनिया के जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं कि 2 राफेल की जानकारी उनके पास पहुंची है, और यूरोप के स्टॉक मार्केट में राफेल जहाज बनाने वाली कंपनी का स्टॉक अगर शेयर्स बुरी तरह गिर गए तो वो ऐसे ही नहीं गिर गए, कारण है, सरकार को भी बताना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो लोग हैं जिनके प्राथमिकता का भी देश नहीं है, जो देश के मुद्दों पर चुनाव जीत कर नहीं आए, देश में सामाजिक विभाजन करके चुनाव जीत कर आए, तो इन ऐसे लोगों को वोट देने से जनता को सोचना है कि आपने कैसे लोगों को वोट दिया है, कैसी सरकार बनाई है। जो ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आ रहे हैं लेकिन ऑल पार्टी डेलीगेशन भेज रहे हैं। आप ही के प्रोग्राम में कई बार मैंने सवाल उठाया और इस बात की सब चर्चा हुई कि विदेश मंत्री, जब भारत इमरजेंसी से होकर गुजर रहा है, एक आपात स्थिति है, हमारे देश के लोग मारे गए हैं, आज सेना एक्शन लेने की तैयारी कर रही थी, उस वक्त विदेश मंत्री विदेश में नहीं थे, उधर बैठे हुए थे। कभी ऐसा होता है? कोल्ड वॉर के दिनों में 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी की विदेश नीति क्या थी? कितने देश खड़े थे साथ में, बावजूद इसके कि अमेरिका हमारे एकदम खिलाफ था जी। केवल बयानबाजी में नहीं, डिप्लोमेसी में नहीं, फौजी स्तर पर भी खिलाफ था हमारे। तो ये सरकार और इनके जो लोग हैं वो, उनकी प्राथमिकता फौज नहीं। अच्छा, दूसरी चीज, फौज के प्रति इतना गुस्सा क्यों है? क्यों ये कहा जा रहा है कि फौज नतमस्तक थी, फौजी अफसर जो है वो आतंकवादी की बहन, क्यों कहा जा रहा है? फर्क समझिए राजीव जी। ऑपरेशन बालाकोट में जब हुआ और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दोनों में फर्क है। बालाकोट में तुरंत कार्रवाई हो गई थी, किसी को पता नहीं चला, आपने जो भी क्लेम किया लोगों ने मान लिया। उसमें मोदी जी अपना 56 इंच का सीना लेकर आगे चले गए कि और उन्हीं का दूरदर्शन पे
एक वो वीडियो क्लिप भी देखा मैंने कि रडार बादल है तो रडार नहीं काम करेगा तो आप जा सकते हैं। ये सब आप ऐसा लगा कि मोदी जी ही कंट्रोल रूम में बैठे हुए पूरा कर रहे थे। इस बार सेना ने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया। सेना ने अपनी ब्रीफिंग की, विदेश सचिव और संयुक्त सेनाओं के 2 प्रवक्ताओं ने, और पूरा क्रेडिट देश की जनता ने देखा कि पूरा जो वाहवाही है, जो पूरा क्रेडिट है वो सेना को गया जी, मोदी जी को नहीं गया। तो ये इसलिए उसको परेशानी सेना से है। और ये मैं ये नहीं मान सकता कि बीजेपी जैसी पार्टी अपने आप को कहती है कि बहुत अनुशासित पार्टी है और ये विजय शाह और जगदीश देवड़ा ये अपने आप बयान दे रहे हैं ना, ये बयान इनसे दिलवाए गए हैं। अगर ये बयान इनके अपने होते तब तक इनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी होती, इनको मंत्री पद से हटा दिया जाता। इनके ऊपर कार्रवाई ना हुई है ना होगी। अदालत कोई कार्रवाई करे तो कर दे। तो ये सेना के साथ भी नहीं है, ये देश के साथ भी नहीं है। आप पाकिस्तान को अलर्ट कर रहे हैं। आप सोचिए कि कैसी सरकार है। जी जी जी, जरा आप जो बात कह रहे हैं, और चूंकि मध्य प्रदेश में ही हैं श्रवण गर्ग साहब, तो उनसे बेहतर और कौन बताएगा कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। एक के बाद एक नेता जो हैं वो बयान दे रहे हैं और वो भी सेना का अपमान कर रहे हैं। लगातार हम लोग देख रहे हैं, सुर्खियाँ वो बटोर रहे हैं। तो गर्ग साहब, आखिर ये क्या कारण है कि मध्य प्रदेश एपी सेंटर बना हुआ है सेना के अपमान के नाम पे, और दूसरी तरफ एस जयशंकर के बयान को किस हिसाब से देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए गर्ग साहब, अनम्यूट कर लीजिए। मध्य प्रदेश बीजेपी में इस समय अराजकता मची हुई है और मुख्यमंत्री जो हैं वो उनको कोई मानता नहीं है। उनको मतलब उनका नेतृत्व इतना परिपक्व या इतना वजनदार नहीं है कि कोई उनकी चलती हो, और इसलिए ये सब घटनाएं हो रही है वहाँ। सबसे बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस नाम की पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं है मध्य प्रदेश में। ये बीजेपी की मनमानी का जो सबसे बड़ा कारण है राजीव जी, वो बीजेपी की ताकत नहीं है, वो कांग्रेस की कमजोरी है जी। लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश से बीजेपी को मिली। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। ये एकमात्र राज्य है जहां इतना, मतलब गुजरात में भी एक सीट तो कम से कम बीजेपी को नहीं मिली जी, छत्तीसगढ़ में नहीं मिली, राजस्थान में तो बहुत सारी नहीं मिली। तो आप सोचिए मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। बीजेपी मजबूत नहीं है, बहुत कमजोर है बीजेपी। कांग्रेस अगर अपनी ताकत का आधा भी लगा दे तो बीजेपी की बुरी हालत हो जाए। आप सोचिए कि इसमें हिम्मत कैसे हो सकती है। एक ही इलाके के हैं दोनों नेता, मालवा निमाड़ के जी, मतलब विजय शाह निमाड़ के हैं, पूर्वी निमाड़ के इलाके के हैं, और ये जगदीश देवड़ा मालवा के हैं। कमाल कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं सेना का। और हाई कोर्ट के द्वारा आदेश होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फटकार लगाए जाने के बावजूद, आप सोचिए कि इतनी कमजोर एफआईआर लगाई। पुलिस ने पूरा का पूरा 2 जगह विजय शाह के लिए श्री शब्द का उपयोग किया और पूरा इंतजाम कर दिया कि उनको कोई सजा ही नहीं हो।
कारण यह है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी हैं, उनके वहाँ पुलिस भी है, और उनकी सरकार जो है वो टिकी हुई है, केवल तिनकों पर टिकी हुई है जी। तो ये अगर आज चुनाव हो जाए मध्य प्रदेश में तो लोग कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, वो बीजेपी को हराएंगे, ये स्थिति है। तो इसलिए ये अराजकता मची हुई है और बीजेपी की प्रयोगशाला है, संघ की प्रयोगशाला है मध्य प्रदेश, तो वहाँ चल रहा है क्योंकि लोगों का वहाँ के मध्य प्रदेश में एक बड़ी पॉपुलेशन बीजेपी की समर्थक है। तो एक तो ये है आपका जो सवाल था जी। और ये केंद्र की कार्रवाई इस समय मोदी जी इतने गले गले तक फंसे हुए हैं चीज़ों में कि ये कार्रवाई तो करना चाहिए नड्डा जी को। नड्डा जी को पूरी रिपोर्ट जा चुकी है मध्य प्रदेश से, वो बैठे हुए हैं उसको लेके रिपोर्ट को, वो कैसे फैसला ले सकते हैं? क्योंकि फैसला लेने का मतलब है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ फैसला लेना। दो मंत्री इन्वॉल्व हैं उसमें, जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री भी हैं, कॉमर्शियल टैक्स मंत्री भी हैं, योजना एवं सांख्यिकी के मंत्री भी हैं और शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं जी। ये भी मंत्री हैं, पुराने मंत्री हैं, 8-9 बार के मंत्री हैं विजय शाह भी। ये गोंड आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो कि बड़ी पॉपुलेशन है आदिवासियों में, गोंड आदिवासी। तो ये वोट बैंक की राजनीति, अनुशासनहीनता, ये सब चल रहा है मध्य प्रदेश में, जो कि किसी और राज्य में नहीं चल रहा है, बीजेपी के किसी राज्य में नहीं चल रहा है जी। दूसरा सवाल आपका जयशंकर जी का है। जयशंकर जी के बयान पर पीआईबी ने खंडन किया है। पीआईबी ने कहा है कि ये जो जयशंकर जी को जो कहा गया है वो केरल कांग्रेस ने उसको वो किया है और ऐसा कोई जयशंकर जी ने बयान नहीं दिया। इसका वीडियो है, एएनआई ने जारी किया है वीडियो, मैंने देखा। इसकी खबर है यूएनआई ने जारी की है, वो मैंने देखी है। आप कैसे डिनाई कर रहे हैं 2 दिन बाद पूरी की पूरी की खबर को? पीआईबी किसको बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ये लोग? इतनी भद्द उड़ रही है उस बयान को लेकर जो उन्होंने दिया। उन्होंने बयान जिस इरादे से दिया, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, उनके बयान के पीछे की जो मंशा है, जो मैं डिकोड कर पाया, वो ये कि पाकिस्तान ही आतंकवादियों का सरगना है, वहाँ की हुकूमत आतंकवादियों की सरगना है। वो जयशंकर बताना चाहते हैं और वो इस जरिए बचाना चाहते हैं कि हमने उनको कहा, पाकिस्तान को, कि हम आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला करने वाले हैं, आपके सैन्य प्रतिष्ठानों पर नहीं करेंगे और नागरिकों को इसमें निशाने पर नहीं लेंगे। तो आप रिटेलिएट नहीं करें, मतलब आपको पूर्व सूचना दे रहे हैं। ये उनका इरादा रहा होगा, मैं एक हाइपोथेटिकल चीज कह रहा हूँ। पाकिस्तान ने क्या किया? उसने पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को डिफेंड किया, जो आतंकवादी मारे गए उनके फ्यूनरल में सारे के सारे उपस्थित हुए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया। पाकिस्तान ने सारे देशों को सूचना दे दी कि ये ऐसा होने वाला। अब मैं आपको दूसरी चीज ये बताता हूँ कि पीआईबी ने ये तो खंडन कर दिया कि हमने जयशंकर ने पाकिस्तान को सूचित नहीं किया। इस खबर का खंडन नहीं किया है कि 1 मई को ही हमारे विदेश मंत्री ने, हमारी सरकार ने अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के, मतलब विदेश स्टेट सेक्रेटरी रूबी को, उनको कह दिया था कि हम हमला करने वाले हैं। अब आप क्या मानते हैं, क्या अमेरिका पाकिस्तान को शेयर नहीं करेगा वो इंफॉर्मेशन की इंडिया की तरफ से? ऐसा
तो हमारा ये पूछना है पीआईबी से और जयशंकर जी से कि चलिए आपने कहा कि आप पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं किया, आप इसको बताइए कि अमेरिका के साथ शेयर किया कि नहीं किया। और आपने अमेरिका ने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया पूरी की पूरी क्राइसिस में, उसके बावजूद आपने अमेरिका के साथ कैसे किया? ये देश के साथ बहुत बड़े धोखा है कि जो चीज आप जो सर्वदलीय बैठक है उसमें प्रधानमंत्री तो खैर उपस्थित होते ही नहीं है, उसमें आप शेयर नहीं करते हैं, अपने विपक्ष के नेताओं से शेयर नहीं करते हैं और विदेशी हुकूमतों से शेयर करते हैं। आप ये देश के प्रति आपका वो है, जिसको कहना चाहिए कि गैर वफादारी है आपकी, कि देश को धोखे, देश आपके साथ खड़ा हुआ है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, राहुल गांधी आपके साथ खड़े हुए हैं, आपने राहुल गांधी को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और आप पाकिस्तान को ले रहे हैं, आप अमेरिका को ले रहे हैं। और हाइट ये है कि सर्वदलीय बैठक में आप आते नहीं हैं, आपका विदेश मंत्री पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है पूरी क्राइसिस में, पहलगाम क्राइसिस में, और आप सर्वदलीय डेलीगेशन भेजना चाहते हैं दुनिया के देशों को कन्विंस करवाना। आप क्या कन्विंस करवाना चाहते हैं बताइए? आप दो चीजें कन्विंस करवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है, टेरर को प्रमोट कर रहा है, और दूसरा हमने जो हमला किया उसको जस्टिफाई करना चाहते हैं। आपकी सेना तो ये चाहती नहीं कि आप जाके सफाई दें सब जगह। आपने सेना से पूछ लिया क्या कि आप ऐसा करिए, हम वहाँ जाके दुनिया, यानी आप सेना को खुली छूट दे रहे हैं कार्रवाई करने के लिए, और जो डिप्लोमेटिकली आप सारे काम कर रहे हैं उसमें सेना को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं। तो रक्षा मंत्री की हो सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जिस तरह से मोदी जी के इशारों पर नाचता है, तो ये भी राफेल लेने गए थे तो नींबू मिर्ची बांध के आए थे वहाँ फ्रांस में जी राफेल पर। और राफेल का क्या हुआ? नींबू मिर्ची लटकते रह गए, और वो फ्रेंच कंपनी के आज जो हाल हैं वहाँ शेयर मार्केट में, और एक जो आरोप लग रहा है वो ये भी तो लग रहा है ना कि आपने फ्रेंच कंपनी के दबाव में ये पाकिस्तान ये डिस्क्लोजर किया। ये जो डिस्क्लोजर है ये फ्रेंच कंपनी के दबाव में, उसको कष्ट से निकालने के जी, कि अगर पाकिस्तान चीन के विमानों का उपयोग नहीं करती, और जो कि उसको मिलिट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी, तो फिर उसको चीन के विमानों की या तुर्की के ड्रोन्स की क्यों मदद लेनी चाहिए थी? क्योंकि आतंकवादियों के पास तो ये सब चीजें हैं नहीं जिनका उपयोग किया गया भारत के खिलाफ। तो ये पूरा का पूरा मामला है जो बहुत कॉम्प्लिकेट, देखिए राजीव जी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है मामला पूरा, और इसमें हमारी विदेश नीति पूरी तरह उलझ गई है। तालिबान को आपने इन्वॉल्व कर लिया, अफगानिस्तान को इन्वॉल्व, अब कर क्या रहे हैं भाई? ये हो क्या रहा है? हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कौन फैसले ले रहा है। ये जयशंकर ले रहे हैं कि कैबिनेट ले रही है कि प्रधानमंत्री ले रहे हैं कि सर्वदलीय कमेटी ले रही है? देश से पूछ नहीं रहे हैं, देश की मेजर पार्टी से पूछ नहीं रहे हैं। आपका लोकसभा में बहुमत नहीं है, आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं, और आप इतने बड़े बड़े फैसले इस तरह से ले रहे हैं, और आपकी पार्टी के लोग सेना को, सेना के कर्नलों को, जिनको आप आइकॉन बना के पेश कर रहे हैं,
प्रवक्ता है उनका अपमान कर रहे हैं खुलेआम, और आप उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं देश में गुस्सा किस तरह का होगा? आप सोचिए, अगर लोग व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि लोगों में नाराजगी नहीं है। तो ये बहुत ये इन लोगों ने संकट में डाल दिया बुरी तरह ये, और ये बताता है कि ये थरूर को जो लिया गया है ये एक्सट्रीम डिप्रेशन की स्थिति है इनकी। ये मैं आपको एक चीज अपना एनालिसिस ये बताना चाहता हूँ जी कि थरूर को लेना इनके लिए बहुत मजबूरी हो गया। दुनिया को समझाने के लिए जिस तरह के आदमी की जरूरत है इनकी पार्टी में है नहीं कोई। अब वो अलग मुद्दा है जो शकील साहब कह रहे हैं कि वो थरूर इस्तीफा दें और ये करें वो करें, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ जी। मैं इसमें जा रहा हूँ कि थरूर का जो कैलिबर है उस कैलिबर का एक भी आदमी बीजेपी में है नहीं, जो मतलब पहले फॉरेन अफेयर को डील कर चुके हैं यूपीए गवर्नमेंट में, चाहे वो किस भी हैसियत से किया हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हों, जो भी रहे हों। एक बड़े संकट से गुजर रहे हैं राजीव जी, और आखिर बात ये कि कोई गारंटी नहीं कि ये जो टेरर की प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि सीज फायर तो स्थगित हुआ है, युद्ध जो है वो खत्म नहीं हुआ। पीएम ने कहा ना खुद ने, उन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्र के नाम। तो इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ी टेरर की कार्रवाई हो जाती है फिर से, आप क्या करेंगे? हम मतलब ये जो कंफ्यूजन आपने क्रिएट करके रखा है तो उसमें तो हमारा तो पूरा भरोसा इस समय हमारी सेनाओं पर है, बहादुर सेना पर। वो शानदार लोग हैं, वो डिसिप्लिन भी हैं, शानदार भी हैं, और वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो देश की उम्मीदें तो हर बार जो आखिर में जाके टिकती है वो सेना पे टिकती है, और ये लोग सेना का अपमान करते हैं जी। सेना को खुली छूट भी देते हैं कार्रवाई के लिए पहलगाम के दोषियों के खिलाफ, और जब कार्रवाई हो जाती है फिर सेना का अपमान करते हैं। ऐसा है। लेकिन सवाल ये उठता है गर साहब, एक तरफ सेना पे हमको पूरा भरोसा है और सेना को खुली छूट दे दी गई थी, सर्वदलीय बैठक में ये बात आई, बहुत अच्छा, सब कुछ सही और बहुत सही दिशा में चल रहा था। लोग कह रहे थे कि 3 दिन और मिल जाता तो हम शायद पाकिस्तान को अच्छे से मजा चखा देते। लेकिन दूसरी तरफ जब विदेश नीति, थोड़ा आप उस पर बात कर रहे थे, जब विदेश नीति की बात आती है, तालिबान की हम चर्चा कर रहे हैं, तालिबान को आपने धन्यवाद कहा, शुक्रिया कहा, कहाँ है रूस, कहाँ है अमेरिका? अमेरिका आंख दिखा, डोनाल्ड ट्रंप रोज कहते हैं, आज भी उन्होंने फॉक्स को इंटरव्यू दिया है, फॉक्स टीवी को। और कहाँ है सऊदी अरबिया जहां आप गए थे, कहाँ है कतर, OIC कंट्रीज, सब तो पाकिस्तान के साथ। रूस अगर आपके साथ खुले तौर पे नहीं है तो इसका मतलब रूस और चाइना जो आज की तारीख में दोनों बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, तो फिर भारत तो अलग थलग पड़ गया है, ये भी दिखाई दे रहा है ना। मतलब दुनिया के इस जो विदेश नीति है उसमें अगर भारत अलग थलग हो गया है तो क्या ये डरने वाली बात नहीं है गर्ग साहब? बहुत जबरदस्त डरने वाली है। आप 11 सालों में आप 72 देशों की आपने 129 बार यात्रा की प्रधानमंत्री ने, एक देश आपके साथ नहीं खड़ा है। अमेरिका आप 10 बार गए इस दौरान, और IMF का लोन सैंक्शन किया पाकिस्तान को। 25 सदस्यों के 25 मेंबर कंट्रीज हैं उसमें, 24 ने समर्थन कर दिया, आप एब्सटेंट रह गए। अरे आप खड़े कहाँ हैं? हमारे जयशंकर कहें कहाँ हैं? कर क्या रहे हैं जयशंकर जी? और हमारे प्रधानमंत्री का अचीवमेंट क्या है? वो जो विश्व गुरु बनते हैं, दुनिया के युद्ध समाप्त करवाना चाहते हैं, वो उनकी हैसियत क्या रह गई? आप ये बताइए मुझे। प्रधानमंत्री एक संबोधन ये देंगे क्या कि मेरी कोई हैसियत नहीं है दुनिया में?
हमारे ये हमारे रविकांत जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बात पे कि वो एक राष्ट्र के नाम संबोधन है कि भाई आपको मैं अभी तक मूर्ख बनाता रहा, मेरी कोई हैसियत नहीं। मैं पोलैंड गया, पहले वारसा गया, वारसा से मैंने 10 घंटे की ट्रेन पकड़ी। ट्रेन पकड़ के मैं युद्धग्रस्त क्षेत्र से ट्रेन में बैठ के कीव पहुंचा, कीव रुका 7 घंटे, 4-5-6 घंटे ही रुका मैं, और 10 घंटे फिर चल के पोलैंड आया, फिर वहाँ से लौट के भारत आया और तुरंत दौड़ के रूस गया। केवल एक काम था, यूक्रेन का युद्ध में रुकवा के विश्व पितामह बनना चाहता था। क्या हुआ अपने यहाँ का आप तो देख लीजिए, आपकी युद्ध, आप खुद युद्ध में फंस गए, आप अपने यहाँ का युद्ध नहीं रोक पाए। हमारी सेनाओं को सलाम करना चाहिए इनको, ये राजनीतिक मूर्खताओं से बचाती है सेनाएं हमारी। हमारा जो हमारे राजनीतिक अपमान जो होता है उसकी भरपाई सेना को करनी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है। जी आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। गर साहब, अमलेंदु जी, जरा आपसे समझूं कि यहाँ जो डेलीगेशन की बात है उसमें भी क्या आपको लगता है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है? साफ सीधे शब्दों में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर राजीव जी पॉलिटिक्स ही कर रही है, और इसमें राष्ट्र की बात कहीं है ही नहीं। अगर अमित मालवीय का ट्वीट सच्चे हृदय से लिखा गया है कि शशि थरूर जी बहुत विद्वान हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बहुत जानकार हैं, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, इसलिए उनको ले जाया जा रहा है, तो ये श्रीकांत एकनाथ शिंदे किस लिए जा रहे हैं? ये कौन सी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार हैं, विदेश नीति के जानकार हैं, कूटनीतिज्ञ हैं? ये भी बता दें फिर हमारे अमित मालवीय जी कि क्या श्रीनाथ एकनाथ शिंदे और शशि थरूर एक ही पल्ले में रखे जा सकते हैं? जिस आधार पर बताया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, तो उस आधार पर ये एकनाथ शिंदे क्यों जा रहे हैं? तो राजीव जी सीधे सीधे पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, और आप उससे कहना भी नहीं चाहते कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सबसे खराब बात राजीव जी है कि राजनीतिक दल, चलिए पॉलिटिक्स करते हैं, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन जब आप एक ऐसे मसले पर जा रहे हैं कि जब आपको पूरी दुनिया के सामने अपना पक्ष रखना है, यानी भारत का पक्ष रखना है, और उस समय आप जो ओछी राजनीति कर रहे हैं ऐसे मसले पर जिस समय की सारा देश एक साथ होना चाहिए था। एक तो प्रधानमंत्री खुद नहीं आते सर्वदलीय बैठकों में, और फिर आप जब भेज रहे हैं प्रतिनिधिमंडल, तो उसमें भी आप जो है वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करता है निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ जो है वो राजनीति करती नजर आती है। लेकिन हम बधाई दे सकते हैं राजीव जी भारतीय जनता पार्टी को कि उनको सेकंड शहजाद पूनावाला मिलने वाले हैं, अग्रिम बधाई। और अग्रिम बधाई राजीव जी शशि थरूर जी को भी कि उनका भी भाग्य जो है शहजाद पूनावाला की तरह चमके, तो यही कहा जा सकता है। लेकिन अगर वास्तव में राजीव जी ये जा रहा है, एक तो दूसरी बात राजीव जी ये कि सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की जो है उसके दोनों एलओपी को आप जो है फोन करते हैं, यानी उसके अध्यक्ष को, और लोकसभा में और राज्यसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं दोनों को संसदीय कार्य मंत्री फोन करते हैं और कहते हैं कि आप अपनी पार्टी से नाम दे दीजिए। पार्टी नाम देती है, आप उन नामों को नहीं लेते हैं और अपनी तरफ से आप नाम दे देते हैं। तो अगर ये कांग्रेस कह दी कि हमारा नाम नहीं है, तो राजीव जी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष की, उसका प्रतिनिधित्व तो है ही नहीं सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में। फिर तो ये किस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है? तो ये ओछी राजनीति है राजीव जी। अगर ऐसा ही है तो अगर एकनाथ शिंदे और शशि थरूर एक ही पल्ले में रखे जा सकते हैं, तो फिर यही कहा जा सकता है कि 40 सांसदों को दुनिया घुमाने के लिए जो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पे भेजा जा रहा है, यही कहा जा सकता है फिर। और अगर और कोई संदेश दिया जाना है तो वो संदेश फिर दिया जाता। फिर तो आप बताइए राजीव जी, सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं आएंगे तो ये जो जाएंगे सांसद हमारे, ये क्या संदेश लेकर जाएंगे? इनके कहाँ प्रशिक्षण होगा? ये क्या बताएंगे जाकर? जब सर्वदलीय बैठक नहीं होगी, संसद का विशेष सत्र इस मसले पर नहीं होगा, तो ये सांसद जाएंगे तो क्या कहने के लिए जाएंगे? कि प्रधानमंत्री ने कहा है घर में घुसकर मारेंगे, यही जाके बताएंगे? यही जाके बताएंगे कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि हमने तो पहली सूचना दे दी थी कि हम कहाँ हमले करेंगे? यही जाके बताएंगे? तो बताना क्या है इन सांसदों को?
जब ये जा रहे हैं तो कोई तैयार होगा ना आपका कि भाई इस दिशा में ये जाकर सांसद समझाएंगे, भारत का ये पक्ष होगा, ये बताएंगे। तो पहले सरकार तो ये तय करे कि पक्ष जब बताना है क्या है जाकर। हमारी सेना राजीव जी जब प्रेस ब्रीफिंग करती है तो हम तो अपनी सेना की प्रेस ब्रीफिंग को मानते हैं। अब ठीक है, एस जयंकर साहब ने जो बताया पीआईबी ने उसको खारिज कर दिया, जबकि राजीव जी डीडी न्यूज जो है उसका भी माइक लगा हुआ है और डीडी न्यूज ने वो खबर प्रसारित भी की और प्रकाशित भी की है, दोनों काम किए हैं एजेंसियों के साथ साथ। तो सरकारी तमाम एजेंसियों ने प्रकाशित तमाम की एजेंसियों IANS ANI सबने प्रकाशित की है, UNI सबने, मतलब मतलब आप अगर प्राइवेट एजेंसी की बात भी छोड़ दीजिए तो प्रसार भारती जो सरकारी समझा जा सकता है ही सरकारी, सरकार का उसमें सबसे बड़ा स्टेक है, उसका जो चैनल है वो उसको प्रसारित भी कर रहा है, उसको खबर भी छाप रहा है और पीआई भी कह रहा है कि ऐसा कहीं नहीं है उन्होंने। तो चलिए ठीक है, नहीं कहा तो, लेकिन फिर जो बताना है वो क्या जाकर के बताना है ये तो बताया जाए फिर, तो ये बताएंगे क्या जाकर। तो ये राजीव जी एक तरीके से समझा जा सकता है कि या तो सरकार गफलत में है या देश को गफलत में डाल रही है। दूसरा राजीव जी जो राफेल को लेकर बात चल रही है, देखिए राफेल के बारे में इसलिए सरकार खामोश नहीं हो गई, अगर जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स आ रही हैं और उन पर चुप्पी है कि वो राफेल गिर गए थे और हमारी जो थी वो पोल खुल जाती कि साहब राफेल गिर गए। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर राफेल गिर गए और राफेल को चीन के जो है वो थोड़े से हथियारों ने गिरा दिया या तुर्की के ड्रोन ने गिरा दिया राजीव जी, तो फिर राहुल गांधी ने जो 2019 से पहले कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उस तरफ बात ना चली जाए। खतरा ये है, राफेल तो जाए भाड़ में, लेकिन खतरा ये नहीं आना चाहिए कि जनता सवाल करने लगे कि चौकीदार कहाँ है, तो ये खतरा है। तो इसलिए उस पर खामोशी है। तो बहुत सारी अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं। अब बात यही है कि पहले प्रधानमंत्री इन सांसदों से मिले जिनको भेजा जा रहा है, एक सर्वदलीय बैठक हो, उसमें प्रधानमंत्री आए और उसमें बताएं कि क्या पक्ष उनको जाकर रखना है। जयशंकर साहब की क्या भूमिका होगी, उनको लेकर बहुत सारे पहले सवाल उठते रहे। इन पर सारी बातें हो तब ये जाए, तब कुछ मालूम पड़े, वरना तो राजीव भी ठीक है घूमने के लिए जा रहे हैं। इन 40 सांसदों को बधाई है कि दुनिया घूम के आए। प्रधानमंत्री जब दुनिया के 150 देश घूम नाम तो साथ के ही हैं, नाम साथ राजीव जी नेतृत्व करेंगे उनके आए हैं, बाकी लगभग 40 सांसद इन कमेटियों में होंगे। तो बधाई है कि प्रधानमंत्री अगर हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पर 150 देश घूम सकते हैं, तो इन 40 सांसदों को हक क्यों नहीं है कि ये भी 10-20 देश घुमाए। जी चलिए देखा जाएगा, लेकिन सवाल कई हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए, लेकिन आखिर सवाल रख भी दें तो जवाब कहां से मिलेगा। राहुल गांधी लगातार अपनी बात करते रहे हैं और आप याद कीजिए कि एक वीडियो राहुल गांधी का, हम लोगों ने उसका जिक्र पहले भी किया था, काफ़ी, शकील जी आपके पास आना चाहता हूं, एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ पिछले दिनों राहुल गांधी का, जब वो उस वीडियो में कह रहे हैं लोकसभा के अंदर भाषण देते हुए, 2019 की बात है शायद वो, या उससे पहले की, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उस वीडियो 2022 उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन को एक साथ आने से रोकना चाहिए। और ये जो अभी हुआ, जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें साफ साफ ये भी माना जा रहा है, दुनिया के कई अखबारों ने इस बात को छापा है कि इनडायरेक्ट रूप से पाकिस्तान का साथ ही नहीं दे रहा था चीन, बल्कि वो भारत के लिए लड़ रहा था। ये एक डबल खतरा है भारत के लिए। और ऐसे में जो अभी, चूंकि इसलिए ये बात मैं कह रहा हूं शकील जी, क्योंकि अभी राहुल गांधी चौकीदार चोर है और ये सारी बातें अभी अमलेंदु जी बता रहे थे, तो चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो चीन के साथ भारत के संबंध और चीन के साथ पाकिस्तान के संबंध की बात हो, गर्ग साहब के पास आया था मैं सवाल लेकर कि रूस और चीन भी अब एक साथ हैं, ये साफ साफ दिख रहा है। तो भारत है किसके साथ? और ऐसे में राहुल गांधी आज जो सवाल पूछ रहे हैं एस जयशंकर से, जो ट्वीट कर उन्होंने जो 2 सवाल पूछे हैं, जरा उसके स्क्रीन पर अगर ला सकते हैं तो ले आइए उस ट्वीट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, या मैं उसको बता देता हूं एक बार फिर कि वो पूछ रहे हैं कि हु ऑथराइज्ड इट, किसने ऑथराइज किया। पहला ये कि स्ट्राइक के पहले ऑपरेशन, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, अटैक के पहले पाकिस्तान को सूचित करना अपराध था। विदेश मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूल कर रहे हैं। EAM has publicly admitted that government of India did it. Who authorized it? How many aircraft did our Air Force lose as a result? ये साफ बोल रहे हैं, इस बात को किसने अधिकृत किया और हमारे कितने लड़ाकू विमान इसके कारण नष्ट हुए, इस वजह से। ये सवाल तो पूछा जाएगा।
इसीलिए ज़रा आना चाहता हूं शकील जी आपके पास कि जब राहुल गांधी ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो क्या फिर वही बात आएगी कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सवाल मत पूछिए। राजीव जी, जिस भाषण का आप जिक्र कर रहे हैं वो 2022 का ही है, गलवान के बाद का। गलवान में घुस के जब चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया था, उसके बाद पूरे देश में गुस्सा और नाराजगी थी और हमारे प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दिया था, ना कोई गुस्सा है ना कोई है। राहुल गांधी ने उसके बाद लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया था और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारी विदेश नीति की आज तक जो है सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रही है कि हम अपने दो पड़ोसी देशों को कभी एक पेज पे नहीं होने देते, साथ में नहीं होने देते। हमारे जो दो पड़ोसी हैं जिनसे हमारी सबसे ज़्यादा सीमाएं मिली हुई हैं और जिनसे हमारे सबसे ज़्यादा संबंध तनावपूर्ण रहते हैं, अगर वो दोनों एक हो जाते हैं जो मोदी जी ने कर दिए तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है, हमारी सेनाओं के लिए। राहुल गांधी ने वो सावधान किया था, राहुल गांधी ने वो चेतावनी दी थी और राहुल गांधी ने बताया था कि मोदी सरकार इस मामले में असफल साबित हो गई है। दोनों देश जो है वो साथ साथ आ गए और अब जो एक तीसरा सबसे बड़ा देश जो हमारा सबसे बड़ा सहायक था, जिसके जो हमारे साथ हरदम खड़ा रहता था, 1971 में खड़ा रहा था, रशिया, रूस, वो भी हमसे अलग हो गया है और वो चीन के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, इस पूरे जो वार जैसी सिचुएशन या इस संघर्ष में चीन बाकायदा पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर लड़ा है। सबसे बड़ा हमारी विदेश नीति की असफलता, हमारी डिप्लोमेसी की असफलता, हमारा झूला झुलाना जो है वो कमजोर साबित हुआ। हम ठीक से झूला नहीं झुला पाए। देखिए, जयशंकर के जिस बयान पे अब इतनी चर्चा हो रही है, जयशंकर का ये बयान गर्ग साहब बताने की कोशिश कर रहे थे, बताया उन्होंने कि जयशंकर ने ये बयान क्यों दिया था। ये बयान हमारी डिप्लोमेसी की राजनीति की गलत समझ को पेश करता है। हम किसी देश में घुस के उसके किसी अपराधी पे ही चाहे, आतंकवादी पे ही चाहे हमला करते हैं तो जाहिर है कि अगर उसको हम पहले से बता देते हैं तो वो ये नहीं समझता कि मेरे अपराधी पे, आतंकवादी पे हमला करने आ रहे हैं, वो ये समझता है कि मेरी सार्वभौमिकता पर हमला करने आ रहे हैं। मेरे अंदर घुस के, मेरे घर में घुस के कोई भी अगर मारता है तो वो जो है उसको अपने ईगो पे मानता है और इसीलिए उसने इसका रिटेलिएट किया और हमें नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी यही कह रहे हैं। राहुल गांधी का पहला वर्ड है कि जयशंकर ने यह बता के क्राइम किया है। क्राइम शब्द का उपयोग किया है राहुल गांधी ने। अपराध किया है तुमने देश के साथ में, हमारी सेनाओं के साथ अपराध किया है, जिसके नतीजे में हमारे जो लड़ाकू विमान है उन्हें नुकसान उठाना पड़ा है। अगर तुम नहीं बताते, राहुल ये कह रहे हैं कि वो नुकसान नहीं उठाना पड़ता। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपसे कहा किसने था जयशंकर जी? अपने आप आपने ये बयान दिया या किसी के कहने से दिया? और किसी के कहने से तो वो कौन है? प्रधानमंत्री के अलावा वो कौन है? कोई और शक्ति है क्या? अमेरिका है क्या? ट्रंप है? वो कौन शक्ति है? ये जयशंकर को बताना होगा जी। देखिए, समस्या जो है बहुत अलग किस्म की है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे यहाँ वो ये है कि व्यक्ति अपने आप को बड़ा कह रहा है, वो देश को और सेना को बड़ा नहीं मान रहा है। सारी कवायद जो हो रही है हमारी पहलगाम के बाद से वो यही हो रही है कि मोदी जी की इमेज को वापस कैसे लाया जाए, 56 इंच की छाती को वापस स्टेब्लिश कैसे किया जाए, लाल आंखों का गुस्सा कैसे दिखाया जाए और विश्व गुरु का जो हमारी पोजीशन थी उसको हम कैसे समझा पाए। समस्या जबकि ये होना चाहिए थी कि पहलगाम में हमला करने वालों को हम अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाए।
वो कौन लोग थे, आए और चले गए। हम पाकिस्तान से उसकी मांग करना चाहिए थी जो हम तालिबान को धन्यवाद दे रहे हैं। तालिबान से कहना था कि आप पाकिस्तान से कहिए कि उनको लाके हमें दे दें। प्रधानमंत्री मोदी से इसीलिए सर्वदलीय मीटिंग की मांग की जा रही है कि प्रधानमंत्री उसमें आए और बताएं कि उस बारे में उन्होंने क्या किया। दूसरी बात, संसद का विशेष सत्र बुलाना बहुत जरूरी है। जब तक वो बुला के आप कश्मीर के ऊपर स्पष्ट मैसेज नहीं देंगे जो आपने 1994 में एक सर्वदलीय प्रस्ताव पास करके दिया था, तब तक जो है हम अपने प्रतिनिधि मंडल के जरिए विदेशों में बात सही तरीके से पेश नहीं कर पाएंगे। वो मैसेज क्या था? नरसिम्हा राव सरकार ने एक प्रस्ताव रखा था लोकसभा और राज्यसभा में, जिसे सर्वसम्मति से पास करवाया गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और पीओके जिसपे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा था वो भी हमारा हिस्सा है, हम उसको भी लेके रहेंगे। तो विदेश जाने से पहले हमारे प्रतिनिधिमंडल को ये बात बताना चाहिए और उनके हाथ में एक कॉपी देना चाहिए कि ये 2025 का प्रस्ताव है और ये 1994 के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में पास कराया गया है। विदेश जाने का ठीक है फैसला, जाना चाहिए। भारत सरकार हमेशा ऐसे अपने प्रतिनिधिमंडल पहुंचाती रही है लेकिन उसके लिए जिस तरह से आपने यहाँ राजनीति करी है उससे वहां क्या असर पड़ेगा? वहां के सवाल नहीं पूछा जाएगा कि शशि थरूर जी आपकी पार्टी आपको ऑथराइज नहीं कर रही है तो आप क्यों आए? देश के लिए तो हर आदमी काम करना चाहता है। हर आदमी औपचारिक रूप से कहता है कि मैं सेना में जाने को तैयार हूं। बहुत सारे लोगों ने इस वक्त कहा अच्छी बात है, भावनाएं हैं हमारी, लेकिन क्या सेना उनको साथ ले जाके बॉर्डर पे खड़ा करके अपने लिए समस्याएं खड़ी कर लेगी? सिंपल बात है, एक सिविलियन जाए या कभी सेना में रहा हुआ पूर्व सैनिक भी जाए तो वो आज की हालत के साथ मैच नहीं कर पाएगा। ये सिंपल बात है, सब जानते हैं इसको। हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए जो दल जा रहा है वो दल जो है अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मोदी जी कहें कि आप चले जाइए सिर्फ इसलिए कि यहाँ कांग्रेस को नीचा दिखा सकें। आपको कांग्रेस को नीचा दिखाना है कि देश को ऊंचा उठाना है? जी शकील जी, थोड़ा समय की कमी है इसलिए रोक रहा हूँ। प्रशांत टंडन जी, इस डेलीगेशन के बारे में आपका क्या मत है, आपकी क्या राय है? और खासकर क्या सचमुच इस डेलीगेशन के सहारे या इसके बहाने बीजेपी नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है? देखिए, डेलीगेशन शशि थरूर जी के नेतृत्व में जा रहा है अगर, तो उनका एक उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप भारत के पक्ष में अनकंडीशनल बयान दिलवाएं विदेशी ताकतों से। यही एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये कर लाते हैं तो ये मैं मानूंगा कि वो जो है कामयाब है। अब क्यों मुझे इस पे संदेह है? देखिए, हमारे बुद्धिजीवियों को भी सोचना होगा और इस पे बहस होनी चाहिए। थोड़ी अनपॉपुलर बात पे कहने जा रहा हूँ कि ये परसेप्शन है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जो यूरोप और वेस्ट है, पश्चिमी देश है, वो बाजार की वजह से जो है वो भारत और मोदी जी को सलाम करेंगे जो भी कुछ हो। तो इतना बड़ा बाजार है, उनकी गरज है यहाँ पे अपने सामान को बेचना। उनकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी अगर हम लेना बंद कर दें तो फिर एक भी देश ने बयान क्यों नहीं दिया? फिर तालिबान के अलावा कौन सा बड़ा देश आपको, मतलब तालिबान को बड़ा देश नहीं है अफगानिस्तान, लेकिन तालिबान ही आया ना आपके पास। कोई मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं आई, आसियान, क्वेड और G20 जो भी हो, कोई नहीं आया आपके साथ। तो आप विदेश मंत्री या नरेंद्र मोदी क्यों बयान नहीं दिलवा पाए अपने पक्ष में? जैसा पाकिस्तान के पक्ष में 2-3 कंट्री आए, लेकिन आए। ये गलतफहमी हम लोगों के दिमाग में पली हुई है कि भारत क्योंकि बड़ा बाजार है, भारत क्योंकि हथियार खरीदता है, तो सब देश जो है वो जो भी लीडरशिप होगी उसकी वाहवाही करेंगे। ये गलत धारणा है। भारत का इकबाल, भारत की इज्जत दुनिया में
भारत के संविधान और डेमोक्रेटिक वैल्यूज से आई। जी। दुनिया ने नरेंद्र मोदी को ताकतवर नेता नहीं माना जैसा इंदिरा गांधी को 71 के बाद माना था। ये फर्क है, क्योंकि इंदिरा गांधी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को की वजह से जानी जाती थी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से जानी जाती थी। आप अगर अपने देश में ही अपने देश के लोगों पे हमला करते रहेंगे, आप विभाजनकारी बयान देंगे, ये जो यहाँ पे जो दिल्ली में 70-80 एम्बेसीज हैं, ये यहाँ पे पिकनिक मनाने गोल्फ खेलने नहीं आए हैं। ये आपके मीडिया को कंज्यूम करते हैं, आप हम जो बोलते हो कंज्यूम करते हैं, और वो डॉजियर पॉलिटिकल एनालिसिस बना के भेजते हैं अपने राजधानियों में। तो इनकी राजधानियों को पता है आप जो यहाँ करते हैं। तो ये गलतफहमी हम लोगों ने पाली हुई थी कि भारत तो बड़ा बाजार है, भारत को हथियार खरीदना है तो ट्रम्प भी बोलेगा और इंग्लैंड भी बोलेगा, फ्रांस भी बोलेगा। कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। जिसका जहाज आपने खरीदा वो भी नहीं बोला, जिसके हेलीकॉप्टर आप खरीद रहे वो भी नहीं बोल रहा, जिसके मिसाइल आपने खरीदे वो भी नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि भारत का इकबाल उसकी संवैधानिक और डेमोक्रेसी की वजह से दुनिया में है। जो हमारे जो जिसको कहा जाए कि तूती बोलती थी जब हम नॉन अलाइंड मूवमेंट चलाते थे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो कि प्रोफेशनल जो डिप्लोमेट होते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल विदेश मंत्री नहीं हुए। ना थरूर साहब कामयाब होंगे विदेश मंत्री के तौर पे, ना ये एस जयशंकर कामयाब रहे। हम देख रहे हैं जयशंकर जी को। ये डोमेन एक्सपर्ट जो है वो एक प्रयोग नहीं है, मतलब अच्छा प्रयोग नहीं है जी। आप देखिए भारत के ही परिप्रेक्ष्य में अगर आप देख रहे हैं कि जो सक्सेसफुल विदेश मंत्री रहे, जब भारत ने पोखरण का टेस्ट किया, वो थे विदेश मंत्री वाजपेयी सरकार के, अभी नाम याद आ जाएगा उनको, तो जसवंत सिंह ने स्टॉप टॉलबैट के साथ 11 राउंड बात की। तमाम सैंक्शंस और सब चीजें उन्होंने ठीक तरीके से हैंडल की। एक फ्रेमवर्क बना, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, जो आज भी लागू होता है भारत और अमेरिका के बीच में जी। तो तमाम सारे जो हमारे विदेश, प्रणब मुखर्जी सक्सेसफुल, अटल बिहारी वाजपेयी सक्सेसफुल, अमेरिका का विदेश मंत्री जो इस वक्त है वो कोई करियर डिप्लोमेट नहीं है। करियर डिप्लोमेट मार्को रूबियो सक्सेसफुल विदेश मंत्री नहीं साबित होते हैं, कभी नहीं हुए, कहीं नहीं हुए। आप किसी इलेक्ट्रीशियन को बिजली मंत्री बना देंगे तो कामयाब बिजली मंत्री होगा क्या वो? जी। तो ये भी धारणा गलत है। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट लाइन जो है बहुत रिमार्केबल है। खैर आना चाहता हूं जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, फिर गर्ग साहब के पास क्लोजिंग के लिए आएंगे। और रविकांत जी ज़रा आपसे ये समझना चाहता हूं कि पॉलिटिकली अब जबकि आफ्टर सीज फायर क्या देखते हैं आप, क्या यहां से पॉलिटिकली गेन करते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं? नहीं, देखिए राजीव जी, नरेंद्र मोदी ने कोशिश तो बहुत की और मुझे लगता है कि पहलगाम के बाद जो भी परिस्थितियां बनी, नरेंद्र मोदी बिहार को चुनाव को ध्यान में रख करके ही वो सारी ब्रीफिंग हो रही थी और जो भी उन्होंने 8 बजे आकर के दिया वो उसी के मद्देनजर था। फिर शायद उसी का डैमेज कंट्रोल एस जयशंकर का बयान है। तो वो केवल घरेलू राजनीति को और कैसे इंडिया अलायंस को कमजोर किया जाए, कैसे उसको डिफेम किया जाए और कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव मैदान में जाकर के बिहार को जीता जाए, ये एक कोशिश नरेंद्र मोदी की थी। और ये कोशिश उसी तरीके से फेल हो गई जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हिंदुत्व के आधार पर मोदी 400 सीटें जीतने का सपना देख रहे थे। अयोध्या में भी हार गए, ये उनको बाद में समझ में आया कि वो हिंदुत्व का कार्ड नहीं चला। उसी तरह से राष्ट्रवाद के धुन पर, जुनून पर सवार होकर के आप बिहार का चुनाव जीतना चाहते थे, लेकिन
पूरा आप जो भी योजना थी वो योजना आपकी फेल हो गई। आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। वो बात अलग है कि वो उनके सामने शर्म हया नाम की कोई चीज है नहीं। तो वो 8 बजे आ जाए, 11 बजे आ जाए, वो अभी चुनाव के मैदान में भी जाएंगे, तब वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के वो लंबी लंबी डींगे हाँकेंगे। लेकिन सच बात ये है कि आज के तारीख में खास करके सीज फायर जो हुआ उससे लोगों में बहुत निराशा और गुस्सा है। भाई माहौल तो आपने क्रिएट किया था, जो गोदी मीडिया कर रहा था, इस्लामाबाद पर हमला हो गया था, कराची पर कब्जा हो गया था, बलूचिस्तान अलग हो गया, ये सब कुछ हो चुका था वहां। और उसके बाद जो हुआ कि ट्रंप ने एक ट्वीट किया, एक बयान दिया और हमने घुटने टेक दिए। जी, मोदी जी ने घुटने टेक दी। तो अब पॉलिटिकली आपको कोई लाभ होगा। एक अच्छी बात मुझे जो समझ में आ रही है पॉलिटिक्स में कि कई बार पहले विपक्ष नरेंद्र मोदी के दांव में फंसता था। इस समय राहुल गांधी हो या समूचा विपक्ष, वो लगातार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सेना के साथ खड़ा है। पहली बार मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एस जयशंकर के उस बयान को काउंटर किया है, वरना हमेशा साथ में, और वो बयान ही अजीब तरह का है। इसके बावजूद राहुल गांधी कहां जाते हैं? अंबेडकर हॉस्टल और पूरे अपने एजेंडे के साथ। तो जो आपका नैरेटिव है, जो आपका एजेंडा है, जिसके आधार पर आपको चुनाव मैदान में जाना है, वो आप जारी रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रवाद नहीं चल रहा है। मोदी जी को भी समझ में आ गया होगा कि नहीं चलने वाला है। अगर इसको कंटिन्यू रखते हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, तो मुझे लगता है कि बिहार में नरेंद्र मोदी को बहुत लंबी शिकस्त होगी। और जो वो देख रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश की तरह पूर्ण बहुमत हम वहां हासिल करेंगे और डिच करेंगे नीतीश कुमार को, वो अब मंसूबे पूरे होते हुए नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि बिहार से जो खास करके अभी जो राहुल गांधी गए थे, उसके बाद जो परिस्थितियां दिख रही हैं, वो बिल्कुल मतलब क्लियर पोजीशन है कि वहां पर अगर इसी तरह से लगातार राजनीति होती रही तो इंडिया अलायंस को एक बड़ी बढ़त मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगामी भी जो चुनाव होंगे उसमें भी नरेंद्र मोदी के पास ना तो अब हिंदुत्व का कार्ड चलने वाला है और ना नेशनलिज्म का। पूरी पॉलिटिक्स सामाजिक न्याय पर होनी है, और सामाजिक न्याय के अगुवा के रूप में, उसके एकमात्र सबसे बड़े लीडर के रूप में राहुल गांधी पूरे तरीके से देश में स्थापित हो चुके हैं। अब उनके सामने कोई और मुझे लगता है ये एक बड़ी स्ट्रेटजी है जो आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से ये काम करेगी। अभी कुछ दलों में ये रहता है ना कि राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन पूरी पॉलिटिक्स जब सामाजिक न्याय पर होगी तो डेफिनेटली राहुल गांधी के अलावा कोई और विकल्प होगा भी नहीं इंडिया अलायंस के पास। तो मुझे लगता है एक बड़ी स्ट्रेटजी राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं, और नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में पूरी तरीके से फंस चुके हैं। और बिहार का चुनाव अब मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी के अब हाथ में है, वो निकल चुका है। जी जी, लेकिन गर साहब, बिहार का चुनाव तो थोड़ा अभी दूर है, लेकिन ओवरऑल नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में और क्या परिवर्तन आप देखते हैं इस इंसिडेंट के बाद, भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स पूरी भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूबने वाली है। ये जो 4 दिन का जो पूरा का पूरा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, पहले ऑपरेशन सिंदूर और फिर ऑपरेशन थरूर, ये मोदी जी की निराशा की पराकाष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी इस समय भयानक संकट में है। अगर इनको इस संकट से निकलना था, इज्जत बचानी थी, तो राहुल गांधी के हाथ जोड़कर उनसे कहना था कि आप नेतृत्व कीजिए
दुनिया को बताने का कि पाकिस्तान ने और चीन ने मिलकर हमारे साथ क्या किया है। जैसा इंदिरा गांधी के ज़माने में या और ज़माने में नरसिंह राव के ज़माने में अटल जी की भूमिका को एक स्वीकार किया गया विपक्ष के नेता के रूप में। ये साहस नहीं है नरेंद्र मोदी में कि वो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करें कि आप नेतृत्व करिए ऑल पार्टी डेलीगेशन का। इस समय राष्ट्र अगर सर्वोपरि होता तो ऑल पार्टी डेलीगेशन का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे होते। नरेंद्र मोदी इस समय घर में अपनी छवि को ठीक करना चाहते हैं और पूरी तरह उनकी लोकप्रियता डूब रही है और पार्टी डूब रही है। आज अगर चुनाव हो जाए, ये जो गोदी मीडिया वाले हैं इस समय बात नहीं कर रहे हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो मोदी जी को कितनी सीटें मिलेंगी और न उनकी लोकप्रियता की बात कर रहे हैं। ये जो अपराध किया है जयशंकर ने, किसके भी कहने से किया, क्यों किया मैं नहीं जानता, ये इसको वॉर क्राइम के तौर पे जाना जाएगा। जो उन्होंने एक तो पाकिस्तान को आगाह करने का काम किया वो तो किया, उसका जो डिस्क्लोजर किया उसने पूरे देश को सख्ते में डाल दिया है। तो इसलिए ये हर मोर्चे पर आपका जो सवाल है प्रधानमंत्री के बारे में, मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बुरी हालत में इस समय देश है और प्रधानमंत्री के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। जिस तरह के निर्णय लिए गए, पहलगाम को टैकल किया गया, पहलगाम के बाद सर्वदलीय बैठक में जो उन्होंने जानकारी दी हमारे गृह मंत्री ने कि जो बेसन का मिडोज है उस पर तो बिना परमिशन के वो खोल दिया गया, जबकि वो 2020 से खुला हुआ था और वहाँ सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक बंदा नहीं था सिक्योरिटी के जी। जबकि इंटरनल सिक्योरिटी का पूरा जो जिम्मेदारी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की है। तो ये हमको देश को पुलवामा के बारे में आज तक पता नहीं चला कि पुलवामा कैसे हुआ और दावा किया जा रहा है, गृह मंत्री ने दावा किया, होम मिनिस्टर ने अभी एक फंक्शन में हमारे इंटेलिजेंस की सफलता बताई है उन्होंने ये पूरे के पूरे मामले में, पहलगाम मामले, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में जिस तरह का वो कह रहे हैं कि इंफ्रा हमने नष्ट किया उसको लेकर। वो ये नहीं कह रहे हैं कि पहलगाम वाले मामले में हमारे इंटेलिजेंस की कितनी सफलता थी। तो राजीव जी, ये मैंने पहले फर्स्ट सेशन में भी आपसे कहा बहुत कट, और ये जो गलतियां एक के बाद एक कर रहे हैं। आप देखिए कि कांग्रेस ने जो नाम बताए थे, आनंद शर्मा का नाम था, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं वो जी। गोगोई का नाम बताया असम वाले, जो डिप्टी लीडर हैं लोकसभा में जी। आप घबराते हैं, प्रधानमंत्री घबराते हैं, उनको चाहिए अपने कॉन्फिडेंस का एक आदमी जिसको वो डिक्टेट कर सकेंगे। तुमको ये बोलना है, जाके वहां जाके प्रधानमंत्री की तारीफ करना है, मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ करना है कि उन्होंने कैसे हैंडल किया। वो कर देंगे क्योंकि उनको आता है ये सब करना। वो जो कितने 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड जो है, वो 20 करोड़ पार्टी वर्कर्स
का बॉयफ्रेंड हो गया है। जी। तो एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जी। अगर इनमें थरूर में थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो वो कह देते कि मैं राहुल गांधी की बिना परमिशन के या खड़गे जी की बिना परमिशन के नहीं जाऊंगा, आप उनसे रिक्वेस्ट करिए मुझे भेज दीजिए। राइट। ये बिट्रेयल है, पार्टी के साथ भी बिट्रेयल है। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी ने आपको, जैसा शकील साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि उनको तो कांग्रेस ने जिताती है, कांग्रेस जिताती है, वो अपने दम पर थोड़ी जीती। तो ये वो जो तिरुवनंतपुरम की कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो वोटर्स हैं उनके साथ भी बिट्रेयल है, और कांग्रेस के साथ भी, देश के साथ भी। आप कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव लड़ने वाले थे, आप सोचिए जरा कि आदमी खड़गे जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था, तो क्या मॉरलिटी क्या है? तो क्या बीजेपी के लिए चुनाव लड़ रहे थे? वो बीजेपी के कांग्रेस में अध्यक्ष बनने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी को जरूरत है इस समय थरूर की, क्योंकि बीजेपी के पास कोई थरूर जैसा आदमी नहीं है, पर कांग्रेस के पास थरूर जैसे कई आदमी हैं। मैंने जैसे कहा ना, बीजेपी के पास अकाल है थरूर जैसे आदमी का, पर कांग्रेस के पास हर आदमी थरूर से बेहतर है। आप चाहे चिदम्बरम को ले लें या आनंद शर्मा को ले लें, किसी को उठा लें आप। तो ये अगर मोदी जी को अपना स्टेचर बढ़ाना था देश में और दुनिया में, और अभी भी टाइम है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, वो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करेंगे आप नेतृत्व करिए, चाहे सिंबॉलिक कर लीजिए, 4 देशों का कर लीजिए, दुनिया में मैसेज चला जाए कि राहुल गांधी रूस गए, राहुल गांधी अमेरिका गए, राहुल गांधी फ्रांस गए, जापान गए। जी। इतना कर लीजिए कि आप जाइए, आप नेतृत्व करिए। प्रधानमंत्री की इज्जत बढ़ती, देश की इज्जत बढ़ती और हमारी सेना की इज्जत बढ़ती। पर प्रधानमंत्री को इसकी ज़रूरत नहीं है। वो प्रधानमंत्री को तो अपने नंबर बढ़ाने की ज़रूरत है, और वो इस क्राइसिस ने पूरी तरह धो दिया है। सर्जिकल स्ट्राइक को भी धो दिया और बालाकोट को भी धो दिया। जी। और जिन लोगों पर इनका भरोसा था प्रधानमंत्री का, जयशंकर को पूरी कमान सौंप रखी थी इन्होंने अपनी विदेश नीति की, वो पूरा का पूरा हवा निकल गई। पीयूष गोयल को पूरी ट्रेड की कमान सौंप रखी थी, तो बिल्कुल बुरी हालत कर दी उन्होंने, अमेरिका ने। हमको कहीं का रखा नहीं राजीव जी, इन लोगों ने। बहुत एक शॉक की स्थिति है हमारे लिए। बिल्कुल जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत गंभीर स्थिति है कह सकते हैं, और ऐसे में नरेंद्र मोदी के बहुत सारे जो डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं देश हित में नज़र कम आते हैं और राजनीतिक, खुद की राजनीति के हित में ज़्यादा नज़र आते हैं। और ऐसे में शशि थरूर कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए, उनकी पार्टी के लिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बहुत ही गंभीर चर्चा, और इसमें ये बात जो अभी कह रहे हैं गर साहब कि अगर इतना ही था तो राहुल गांधी से रिक्वेस्ट करते, भले 4 स्टेट 4 कंट्री चले जाते राहुल गांधी, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन एक अच्छा मैसेज जाता। और ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसे ही बहुत कुछ पॉलिटिक्स में क्या कुछ होने जा रहा है, आगे इस पे भी हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गर साहब आपका, बहुत शुक्रिया शकील जी, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी, प्रशांत जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। लगातार आप लोगों के कमेंट आते हैं, अच्छा लगता है आपकी बातें, आपके विचार जो आते हैं। लुइस मस्करीनेस साहब हमारे साथ हैं, और भीम मुर्मू हमारे साथ बने हुए हैं, बनवालो भी हमारे साथ हैं, और फरज अहमद साहब हैं, इमरान खान साहब जुड़े हुए हैं, और श्याम सोनी जी भी हैं, आदिवासी बॉय हैं, और ऐसे ही सोनाराम भी हैं, और फिर वेंकटेश राठौड़ साहब भी हैं हमारे साथ, बनवारी मीना साहब हैं जो कह रहे हैं पाकिस्तान